एमबीसी मॉडल क्या करता है बताइए ज़रा। डेटा को हैंडल करता है, डेटा को मैनेज करता है, यही काम करता है ना एमबीसी का मॉडल। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि मॉडल्स को ही हम अपने प्रोजेक्ट से डिलीट करने वाले हैं, यानी मॉडल्स फोल्डर को हम कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। और ये मॉडल बेसिकली एक्सेस कहाँ से होगा, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो उसके लिए हमें DLL फाइल वगैरह ऐड करना होगा, और DLL फाइल को रेफरेंस में कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाते हैं। और मॉडल को हम फोल्डर के बाहर रखेंगे, प्रोजेक्ट के बाहर रखेंगे, और इसके बाद करंट एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊंगा कि ADO.NET के थ्रू, क्योंकि अभी तक इस वाले बैच में ADO.NET के थ्रू कोई कनेक्शन नहीं करवाया हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क साथ आपने कर लिया है, तो आज के सेशन हम लोग ADO.NET के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टेबल बना करके उसके 4 प्रोसीजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन एसक्यूएल सर्वर, लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर, ये आपका एसक्यूएल सर्वर, और मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है। अभी एसक्यूएल ओपन हो रहा है। एसक्यूएल को हमने कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा एसक्यूएल। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, बिल्कुल फ्रेश टेबल बना के चलता हूँ ना, ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, और उसके लिए मैं एक फ्रेश डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट क्रूड DB या crude_db, ठीक है। डेटाबेस के नाम इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, डेटाबेस बन गया। यूज़ कर लेते हैं इसे, और यूज़ करने के बाद इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम से, है ना। हर चीज़ को बारीकी से ध्यान दे करके बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का आईडी लिया, इंट प्राइमरी की आइडेंटिटी, नेम लिया वर्कर 30, जेंडर लिया वर्कर 30, और सिटी ले लिया। तो ये 4 फील्ड्स में लिया हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर। इसमें आईडी फील्ड हमारा आइडेंटिटी है, यानी आईडी फील्ड के लिए वैल्यू हमको स्टोर नहीं करना होगा, ठीक है। एक फ़िलहाल इसके अंदर डमी रिकॉर्ड को डंप करा देते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। स्टूडेंट वैल्यूज रितेश, जेंडर मेल, सिटी नोएडा। एक स्टूडेंट डमी को हमने यहाँ पे ऐड करा दिया है। अब हमारे पास एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर, डेटाबेस का नाम हमने क्या लिया है, crude_db। इतना काम आपको एसक्यूएल में कर लेना है। अब मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो, और इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है मुझे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है। और यहाँ पे हम लोकेशन एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस लोकेशन में आपका ये प्रोजेक्ट सेव होगा। तो मैं ई ड्राइव के अंदर MVC1 अगस्त इसे सेलेक्ट करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मॉडल एज ए बिजनेस ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर बिजनेस ऑब्जेक्ट एज मॉडल इन MVC, ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ इसे, चूँकि MVC का प्रोजेक्ट है तो MVC हमें सेलेक्ट करना होगा और क्रिएट कर देना होगा। कुछ ही देर में आपके लिए एनवायरनमेंट जो है रेडी हो जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट हमारा रेडी हो जाता है तो सबसे पहला जो काम है वो क्या होगा, हम इसके मॉडल्स फोल्डर को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जिसका मॉडल फोल्डर है उससे हम डिलीट कर देते हैं, और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में सपोज अगर मान के चलो
कि मॉडल अगर नहीं है तो क्या करोगे। ठीक है, हमने मॉडल्स फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट से डिलीट कर दिया, यानी MVC 3 कंपोनेंट को यूज़ करके बनता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसका मॉडल्स फोल्डर हमने क्या किया, हटा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करना है। अब मैं देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन डिफरेंट भी हो सकता है। अगर मान के चलो मैं बिजनेस लेयर यहाँ पे ना बनाया, अलग स्टूडियो बना लिया, तो भी मैं उसे उसके लोकेशन से उसके DLL को एक्सेस कर लूँगा। आपको DLL को ऐड करने का बहुत सारा तरीका बताया हूँ, ऑनलाइन DLL को कैसे ऐड करते हैं। DLL बेसिकली मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के अगर किसी असेंबली को ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हो ना, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप न्यू आइटम को ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग आइटम को ऐड कर सकते हो जो फ्रेमवर्क के अंदर है, बट मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, नया प्रोजेक्ट ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं नया प्रोजेक्ट ऐड करना चाहूँगा तो मैं किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ, कंसोल प्रोजेक्ट, विंडो प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट या क्लास लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया हूँ, प्रोजेक्ट पे नहीं। एक सॉल्यूशन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया हूँ और यहाँ पे गया, मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट किया, और ऐड न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से आपको क्लास लाइब्रेरी मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने कभी क्लास लाइब्रेरी पे काम नहीं किया होगा तो आपको रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट में ये शो नहीं होगा। फिर आपको यहाँ से सर्च करना होगा, सर्च करें क्या लिखिएगा आप, क्लास लाइब्रेरी। जैसे मैं यहाँ पे लिखा क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। तो 2 क्लास लाइब्रेरी आ रहा है, 3 आ रहा है, एक .NET स्टैंडर्ड आ रहा है, एक .NEट फ्रेमवर्क आ रहा है, एक .NEट कोर आ रहा है। तो आपको क्या लेना है, .NEट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ से .NEट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। इसका एक बढ़िया नाम देते हैं क्लास लाइब्रेरी का, मान के चलिए इसका नाम दे दिया हमने बिजनेस लेयर, ठीक है, बिजनेस लेयर हमने नाम दिया और क्लिक टू क्रिएट किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास एक पब्लिक क्लास होता है, बट इस क्लास का मैं नाम चेंज कर दूंगा। नाम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, रीनेम पे जाना होगा, और इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लास का नाम स्टूडेंट दे दिया, और इसके बाद जो भी हमने डेटाबेस के अंदर फील्ड्स बनाए हैं, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, इस फील्ड को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं मॉडल क्लास के अंदर। तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया, पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, एंड पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग सिटी गेट सेट। ये 4 फील्ड्स हमने बना दिया, 4 प्रॉपर्टीज बना दिया। चारों प्रॉपर्टीज हमारा क्या, पब्लिक है। इस बिजनेस लेयर के अंदर जो मैंने अभी .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी लिया है, इसके अंदर एक और क्लास हमें ऐड करना है, इसी के अंदर ऐड करना है। तो आपको इसी के प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना होगा, यानी बिजनेस लेयर इसका प्रोजेक्ट का नाम है। किसका, इस प्रोजेक्ट का, जो भी मैं नया प्रोजेक्ट ऐड किया हूँ, बेसिकली लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली DLL के फॉर्म में ये जनरेट होगा। और इसके अंदर अगर आपको क्लास ऐड करना है तो आपको इसी पे राइट क्लिक करना होगा, ऐड न्यू, या ऐड क्लास डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू आइटम करके भी क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक क्लास लिया, और इस क्लास का नाम क्या दिया है, स्टूडेंट बिजनेस लेयर, या फिर आप स्टूडेंट कंटेक्स्ट भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम क्या दे रहे हो। बस ध्यान इतना रखना कि अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो और टेबल अगर आपका स्टूडेंट है तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टेबल होता है उसी से रिलेटेड आपके आगे जाके मॉडल वगैरह बनते हैं, जनरेट्स होता है ना। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि आप यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बना दिया, डेटाबेस के टेबल के अंदर एम्प्लॉय को ले रखा है, तो ऐसे आप खुद कंफ्यूज होते रहोगे, और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में आपको दिक्कत हो जाएगा। छोटे असाइनमेंट नहीं, बड़ा असाइनमेंट है, इसमें दिक्कत हो जाएगा ना। तो मैं स्टूडेंट का टेबल बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बनाया हूँ, और स्टूडेंट से रिलेटेड सारे क्लासेज बना रहा हूँ।
पहला क्लास बनाया स्टूडेंट का, दूसरा बनाया स्टूडेंट बिजनेस लेयर। बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐड किया, ये भी पब्लिक क्लास करना पड़ेगा क्योंकि सारे क्लास जो भी एमबीसी बनता है तो उसे तीनों जगह पे जाना होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर के पास। तो ऐसे केस में आपको क्लास को पब्लिक बना करके चलना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट बिजनेस लेयर ऐड कर दिया। चूँकि मैं यहाँ पे ADO.NET से कनेक्टिविटी करने वाला हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क से नहीं करने वाला हूँ, तो ना ही तो मैं यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ, ना ही डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ये दो अप्रोच के बाहर कोई और भी अप्रोच है, दैट इज़ ADO.NET कनेक्शन। ADO.NEट भी बेसिकली क्या है, एक मिडिल वेयर है जो बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करने का काम करता है, सेम उसी तरह से एंटिटी की तरह। बट दोनों में अंतर क्या है कि एंटिटी लाइट वेट है, मोर सिक्योर है, और ADO.NEट सिक्योर तो है बट लाइट वेट कम है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है ADO.NEट में। ठीक है, तो ना ही तो मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने जा रहा हूँ और ना ही मैं कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ADO.NEट के थ्रू कनेक्शन करूँगा, और आप सभी लोग फेमिलियर हैं ADO.NEट के SQL कमांड और डेटा अडाप्टर से। उसी के मैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर को यूज़ करके अपने क्रेड एप्लीकेशन को परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाया। क्लास बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट इसको बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड करने के बाद आगे चलते हैं। हमें कुछ नेम स्पेसेस वगैरह चाहिए होगा, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जा करके, और web.config फाइल बेसिकली आपके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर होता है। अगर देखा जाए तो दिस इज़ आवर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ आवर DLL प्रोजेक्ट, दोनों में अंतर है। मान के चलो ये डेटाबेस है, ये बिजनेस लेयर भी है यहाँ पे, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा मॉडल्स का काम संभाल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, हमारा ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैं उससे लॉजिक लिखूँगा अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं अपने एप्लीकेशन लेयर पे आता हूँ, इन एप्लीकेशन लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे आता हूँ और इसके अंदर web.config फाइल है, उसके अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे जा करके ग्लोबल एक सेटिंग बना देता हूँ, ग्लोबल कनेक्शन स्ट्रिंग बना देता हूँ। ग्लोबल कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे बनता है, कन्फिगरेशन के अंदर आप कहीं भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या लेंगे, इसका जो नेम होगा ना वो कुछ भी ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। आप DBCS ले लो या फिर आप कोई और भी नाम ले सकते हो। मतलब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की तरह नहीं है या कोड फर्स्ट अप्रोच की तरह कि जो आप क्लास का नाम देते हो वही नाम आपका कनेक्शन का भी होगा। यहाँ पे आप किसी भी नाम को ले सकते हो, राइट है। इसके बाद आगे चलेंगे और यहाँ पे लेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और सर्वर का नेम डालेंगे। सर्वर का नाम हमारा PC का HP है। डेटाबेस का नाम हमने आपके सामने डिफाइन किया, दैट इज़ CRUD_DB और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। ये चीज़ हमने डिफाइन कर दिया। फिर हम यहाँ प्रोवाइडर नेम डालते हैं और यहाँ पे डालते हैं system.data.sql क्लाइंट। तो ये कनेक्शन बन गया हमारा। इसको सेव कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। हर काम जब भी कोई नया करते हो ना, आदत डालो प्रोजेक्ट को सेव करने का, बिल्ड करने का। ये सब कुछ आदतें ना आपको अपने आप में इनबिल्ड होना चाहिए, क्योंकि आप एक कोडर हैं। आपको कोई बताएगा नहीं कि आप अपना प्रोजेक्ट को बिल्ड करिए, आपको खुद ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपने कोई नया काम किया है तो आपको सेव होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उससे दो फ़ायदा होता है। मान के चलो किसी कारणवश अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, कुछ हो गया, तो कम से कम जहाँ तक आपने किया वो डेटा बच तो गया, लॉस तो नहीं हुआ। अब आगे क्या करना है, कनेक्शन तो बना दिया, अब उस कनेक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। ये जो मैंने कनेक्शन बनाया डेटाबेस से कनेक्ट करने का, विभूति याद है ना, ADO.NET आपको 2 साल पहले पढ़ाया था, याद होगा ना, ऐसे करते थे ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या करें, थोड़ा याद है ना, क्योंकि 2 साल हो गए ना, 2 साल पहले आपने आपको पढ़ाया था मैंने .NET वगैरह ना। कोई नहीं, थोड़ा याद करो। ये सर्वर का नाम है और ये डेटाबेस है और ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, बेसिकली ये SQL से कनेक्शन करने के लिए। अब मैं इस कनेक्शन को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसका नाम क्या दिया हूँ, DBCS। और आप सभी को पता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग के अगर नेम को रीड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कॉल करना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर किस नेम स्पेस के अंदर होता है, system.configuration। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कॉल करोगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये नेम स्पेस तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इसका DLL को हमने रेफरेंस नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये कोई एप्लीकेशन प्रोजेक्ट तो है नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे। एप्लीकेशन में रहता है DLL का प्रोजेक्ट, और DLL के प्रोजेक्ट में कुछ सर्टेन जो भी रिक्वायरमेंट का चीज़ें वही रहता है। इसमें कन्फिगरेशन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? तो मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ। कहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ? अपने बिजनेस लेयर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में, याद रखिएगा। ऐड रेफरेंस किया और यहाँ से कहाँ पे जाना है? चूँकि फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी ऐड करना है तो असेंबलीज के अंदर ही रहेंगे, और यहाँ से सर्च करेंगे कन्फिगरेशन। क्या सर्च करेंगे? कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन पूरा नहीं लिखोगे, जैसे कंप्लीट करने से पहले ही आपको लिस्ट आ जाएगा कि कन्फिगरेशन नाम जो है कई सारे नाम है। अब यहाँ पर लिया और लेने के बाद हमने ओके कर दिया। देखिए कन्फिगरेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे उस क्लास को कॉल करता हूँ, कन्फिगरेशन मैनेजर को। देखिए अब यहाँ पे आ गया कन्फिगरेशन मैनेजर। डॉट यहाँ पे लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या कहता है कि आप अपने नाम को कॉल करना चाहते हो कनेक्शन को, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर दो। ठीक है। अब यानी जो डेटाबेस कनेक्शन का URL है, जो पाथ है, वो पाथ कन्फिगरेशन मैनेजर web.config फाइल से आपके क्लास के अंदर ले आया। स्टूडेंट बिजनेस लेयर के अंदर एक constr वेरिएबल है, उसके अंदर आपका पूरा पाथ आ चुका है। अब आगे इसको यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन को फायर करने वाले हैं, तो डेटाबेस के अंदर ये 4 प्रोसीजर हम बना देते हैं आपके सामने। प्रोसीजर के थ्रू हम ऐड करेंगे, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट प्रोसीजर फॉर ऐड स्टूडेंट। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्वेरी क्रिएट प्रोसीजर या proc sp ऐड स्टूडेंट। ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए? जो भी चाहिए आपको @ के साथ डिक्लेयर करना होगा। ये रूल होता है प्रोसीजर बनाने का। @name @gender एंड @city। ठीक है, ये फील्ड हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एज बिगिन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और अगर आपको कॉलम स्पेसिफाई करना है तो कॉलम स्पेसिफाई कर दो, और नहीं करना है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। @name। कभी भी कोई भी काम आप करते हो जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं रहा करो, आराम से करो, मज़े लेकर के करो, इंटरेस्ट के साथ करो, चीज़ें समझ में भी आएगा आपको और करने में अच्छा भी लगेगा। अगबकाना क्या है? जल्दी करके क्या कर लेते हैं, उससे नुकसान ही होता है आपको, अच्छे से कर नहीं पाते हैं, फिर दोबारा दिक्कत होता है। तो एक ही बार अच्छे से कर लो ना, ताकि दोबारा जब करने बैठे तो आसानी से हो पाए, या कम से कम 70-80% खुद से कर सके। तो कभी भी अकबका करके कोडिंग नहीं, हर चीज़ का मायने मतलब होता है, उसका समझना होता है। तो मैंने एक प्रोसीजर बना दिया ऐड स्टूडेंट का। आईडी हमने नहीं लिया, आप सभी को पता है, क्योंकि आईडी वैल्यू हमें ऐड कराने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी है। ऐड का प्रोसीजर बना दिया। अब व्यू का बना लेते हैं, क्रिएट प्रोसीजर फॉर व्यू स्टूडेंट। क्रिएट प्रोसीजर SP व्यू स्टूडेंट्स, और इसमें मुझे आर्गुमेंट का नीड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख दूंगा और एंड कर दूंगा। यहाँ पे ये जो है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट शायद नहीं पड़े यहाँ पे। हाँ नहीं, देख लेते हैं एक बार, पड़ेगा नहीं, एक सेकंड देखता हूँ ज़रा इसको। यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्रैकेट का रिक्वायरमेंट तब पड़ता है जब उसके अंदर आर्गुमेंट डिक्लेयर करते हो। फंक्शन में तो आपको देना ही देना है ब्रैकेट, बट स्टोर प्रोसीजर में ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो ये हमने प्रोसीजर के लिए एक व्यू बना लिया, व्यू के लिए प्रोसीजर बना लिया। अब मुझे डिलीट के लिए बनाना है, क्रिएट प्रोसीजर है ना, फॉर डिलीट स्टूडेंट। अब यहाँ पे सेम वैसा ही, अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट ज़रूरत पड़ेगा हमें, है ना, @ID यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि डिलीट किसके बेसिस पे होगा? ID के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID = @ID।
तो ये डिलीट के लिए प्रोसीजर हमने बना लिया, बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूँ। और एक अपडेट के लिए बना लेता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर फॉर अपडेट स्टूडेंट। तो मैं इंसर्ट वाले प्रोसीजर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा, अल्टर नहीं करूँगा। यहाँ पे अब ऐड की जगह अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे @id लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें आईडी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो तो किसी के बेसिस पे अपडेट कर रहे हो। और ये लाइन हट जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, अपडेट स्टूडेंट, सेट नेम इक्वल टू @नेम, जेंडर इक्वल टू @जेंडर, है ना, सिटी इक्वल टू @सिटी, वेयर, आईडी इक्वल टू @id। हो गया, ये प्रोसीजर हमने बना लिया। कितना मिनट लगा, 2 या 3 मिनट, 5 मिनट लग गया होगा, उससे क्या दिक्कत है, बंद हो गया अच्छा से। अब ये सारे प्रोसीजर को मैं बारी बारी कॉल करता हूँ। तो कनेक्शन तो हमारा हुआ पड़ा है। अब सबसे पहला जो मैं मेथड या प्रॉपर्टी बना रहा हूँ वो किसके लिए बनाऊँगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखने के लिए, यानी व्यू करने के लिए। और एक एक चीज़ को हम यूज़ करते चलेंगे साथ में, इकट्ठे सारा मेथड चलो मैं बना सकता हूँ, बट अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, सीख रहे हैं, आपका इनिशियल लेवल है, तो कभी भी ऐसा गलती ना करें कि सारा मेथड एक ही बार बना दो। नहीं, एक एक मेथड बनाओ, टेस्ट करो, बनाओ टेस्ट करो। हमेशा C# का एक फीचर को आप लोग को पालन करना चाहिए, है ना, ब्रेक लार्ज प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कभी भी अगर लार्ज असाइनमेंट ऐसा मिलता है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट उसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इसके बाद अटैक करो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन बना लिया है। अब मुझे एक यहाँ पे क्या बनाना होगा, एक प्रॉपर्टी बनाना होगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए मुझे इसका टाइप iEnumerable रखना होगा, क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न करने वाला हूँ। कभी भी iEnumerable टाइप अगर यूज़ करते हैं तो उसका हमेशा रिलेशन किसके साथ होता है, लिस्ट से। और आपको रिटर्न सिर्फ करना है तो गेट एक्सेसर इसी काम के लिए होता है, रिटर्न कराने के लिए। सेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करता है, लेकिन गेट किस काम के लिए होता है, वैल्यू या लिस्ट को रिटर्न कराने के लिए। तो मैं ऑलरेडी ऊपर में कनेक्शन बना दिया हूँ, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट एक लिस्ट को कॉल कर रहा हूँ। और ये लिस्ट क्या है, जेनरिक लिस्ट है। और जेनरिक लिस्ट आप सभी को पता है किस काम के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट के अलावा किसी और को ऐड नहीं करेगा, सिर्फ स्टूडेंट, क्योंकि ये जेनरिक टाइप है विच ऑलवेज वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टाइप। और स्पेसिफिक टाइप यानी जो भी आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया, और क्लास भी एज ए डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसका सीधा लेना देना कहाँ से, इसके प्रॉपर्टी से है। यानी कोई भी अगर स्टूडेंट टाइप को एक्सेस करेगा, इट मीन्स वो सेवरल टाइप्स को एक साथ एक्सेस कर रहा होगा। तो ये क्या है, एक मान के चलिए इनकैप्सुलेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि बेसिकली इसने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ लाइंस को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर रखा है, ठीक है, डेटा को हाइड कर रखा है। तो इसका बहुत लंबा कहानी है, लेकिन फिलहाल अब ये समझो कि ये डेटा टाइप का काम कर रहा है। स्टूडेंट एक क्लास है, लेकिन यहाँ पे एक डेटा टाइप का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगुलर ब्रैकेट होता है ना, टी को इंडिकेट करता है, और टी मतलब टाइप होता है। तो हमने क्या किया, लिस्ट के लिए एक लिस्ट बना लिया, जेनेरिक लिस्ट बना लिया। और बनाने के बाद मैं कनेक्शन पुलिंग यूज़ कर रहा हूँ। कनेक्शन पुलिंग बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, उससे आपका सिक्योरिटी बढ़ता है, ठीक है। तो कनेक्शन पुलिंग के लिए क्या करना होता है, यूजिंग आपको लगाना होता है। लेकिन कनेक्शन पुलिंग यूज करने से पहले मुझे कुछ नेम स्पेसेस चाहिए, जैसे data.sql क्लाइंट चाहिए और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा नीड पड़ेगा, तो ये भी चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन पुलिंग यूज़ कर रहा हूँ, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगा, कॉन str मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, डाल दिया मैंने। और डालने के बाद इसके अंदर से अब कमांड स्टार्ट करते हैं। कमांड क्या करूँगा, चूँकि मुझे व्यू कराना है, स्टूडेंट का लिस्ट को व्यू कराना है, तो हमने यहाँ पे व्यू करने का कमांड करना पड़ेगा। और व्यू करने का कमांड अब डेटा अडेप्टर से भी कर सकते हैं, एसक्यूएल कमांड से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड चलाया, और कमांड चलाने के बाद इसके अंदर प्रोसीजर जो बनाया है व्यू करने का, इस प्रोसीजर को कॉल कर लिया, एसपी व्यू स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे रख दिया, और रखने के बाद साथ में कौन को पास करना होगा, आप सभी को पता है कि कौन के पास क्या है, कनेक्शन है। अच्छा, एक लाइन जो होता है ना, ये लाइन जो आप लिखते हैं, आप लोग मैं बताना चाहूँगा, ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन यहाँ पे फ़िलहाल अभी ऑप्शनल है। फ़िलहाल ऑप्शनल कहने का मतलब ये है कि ये लाइन मैंडेटरी कब होता है, जब आप प्रोसीजर के साथ पैरामीटर पास करते हो, आर्गुमेंट पास करते हो। बट व्यू स्टूडेंट के साथ तो हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं व्यू स्टूडेंट हमारा आर्गुमेंट लेस है, बाकी जितनी प्रोसीजर है आर्गुमेंटाइज है,
बट व्यू स्टूडेंट आर्गूमेंट लेस है, तो व्यू स्टूडेंट के लिए हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कमेंट भी करके, फिलहाल अभी मैं लिख देता हूँ, ऑप्शनल है, हटा के भी दिखाऊंगा आपको, काम करेगा ये। कनेक्शन को ओपन किया, कनेक्शन ओपन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम कर रहा हूँ। एडियो डॉट नेट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। कनेक्टेड के अंदर क्या क्या होता है, एसक्यूएल कमांड हो गया, एसक्यूएल डेटा रीडर हो गया, एग्जीक्यूट नॉन करी हो गया, दिस आर द पार्ट्स ऑफ कनेक्टेड। वेयर एज डेटा टेबल, डेटा सेट, डेटा अडाप्टर, दिस आर द पार्ट ऑफ डिसकनेक्टेड। और दोनों में अंतर क्या है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर ऑलवेज नीड टू ओपन एंड क्लोज द कनेक्शन, वेयर एज डिसकनेक्टेड नो नीड टू ओपन एंड क्लोज द कनेक्शन। डिसकनेक्टेड थोड़ा लेस सिक्योर होता है और कनेक्टेड मोर सिक्योर होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब मुझे डेटा को रीड करना है, तो डेटा रीड करने के लिए हम किस ऑब्जेक्ट को कॉल करने वाले हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर को। आपको पता है मैं इसका अभी थ्योरी लिखवा चुका हूँ। एसक्यूएल डेटा रीडर क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, बट उससे हेल्प कौन करेगा रीडर में, उससे हेल्प करेगा एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर डेटा रीडर को हेल्प करेगा और डेटा किस मोड में रीड होगा, फॉरवर्ड ऑनली मोड में, है ना। तो अब इसके बाद डेटा रीड करेगा ये, लेकिन मान के चलो अभी तो हमारा स्टूडेंट के अंदर एक रिकॉर्ड है, हमारे स्टूडेंट के पास कितने रिकॉर्ड है, फिलहाल एक है। अगर एक शो होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल लूप इसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको पता नहीं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो ऐसे केस में वाइल लूप लगा दो। ये वाइल लूप क्या करेगा, कब तक रीड करेगा, जब तक डीआर रीडिंग बंद नहीं कर देता, यानी रीडर के अंदर कोई डेटा नहीं रह जाता, तब तक रीड करेगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि रीडर स्टार्ट करेगा फ्रॉम द टॉप एंड कहाँ तक रीड करेगा, एंड तक, जब तक डेटा ख़त्म नहीं हो जाए। फिलहाल तो हमारे पास अभी एक ही रो है, 1000 का, 1 लाख का, 1 करोड़, जितना भी रो रहेगा ना वो सब के लिए एक जैसा चलेगा। ये वाइल लूप लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, हर रो को रीड करके लाना है और ला करके कहीं ना कहीं स्टोर कराना है, यानी लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है। चलो मैं एक और डेटा ऐड करा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट के मैं बात कर रहा हूँ तो एक रिकॉर्ड से लिस्ट का मतलब नहीं निकल के आ रहा है। तो मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, डमी रिकॉर्ड, उसी स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब मैं कह सकता हूँ कि ये स्टूडेंट लिस्ट है। मैं सिंगल स्टूडेंट को नहीं कह पा रहा था, अब मैं कह सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। अभी 2 है, एक से ज़्यादा को लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट बेसिकली आपका क्लास है जो मॉडल में आपने बनाया था। अब ये क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसे कॉल करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस क्लास को कॉल नहीं करोगे तो इसके प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेगा, है कि नहीं। अब ये प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, तो प्रॉपर्टी इसलिए चाहिए कि इसके अंदर गेट और सेट 2 एक्सेसर है। तो पहले आईडी नेम जेंडर सिटी में वैल्यू स्टोर कराओगे तभी तो आप इसे यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आप इसे व्यू करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से आएगा डेटा, तब तो व्यू करोगे। तो डेटा रीडर ने डेटा को लाया और ला करके आपके प्रॉपर्टी को असाइन करा दिया। प्रॉपर्टी को असाइन कराने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ID, पहला प्रॉपर्टी है आपका, और इसे आपको टाइपकास्ट करके लेकर के आना पड़ेगा। हम टाइपकास्ट क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि DR आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप है, और DR आपका ऑब्जेक्ट टाइप है, और ID जो है आपका एक इंटीजर टाइप है। दिस इज इंटीजर ऑफ टाइप, एंड ये जो DR है आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप है, एसक्यूएल डेटा रीडर का टाइप है, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट टाइप हो। तो ऑब्जेक्ट को इंटीजर में आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अगर मैं थोड़ा देर के लिए कन्वर्ट हटा दूँ ना तो ये लाइन एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया, क्या कहता है एरर में, एरर भी पढ़ा देता हूँ आपको। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ा, ठीक है। टाइप कास्ट भी 2 टाइप का होता है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट कर दिया। और इसी तरह से मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, तो स्टूडेंट नेम भी कहाँ से आएगा, DR के नेम पोजीशन से। DR के अंदर सारे कॉलम के फील्ड आ रहे हैं, कॉलम के फील्ड आपको यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लगा दो, और इसके बाद क्या है, जेंडर है तो जेंडर को भी लेकर के आ जाओ, है ना। ध्यान यही रहे कि जो आपका कॉलम का नाम है टेबल के अंदर, वही नाम इसके जो रेड कलर में लिख रहा हूँ वही नाम है, अलग नहीं होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल चलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। जेंडर के बाद क्या है, सिटी, ठीक है। तो मैंने सारे फील्ड्स के वैल्यू को ले आया और ला करके इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में साइन करवा दिया। एक स्टूडेंट तो आ गया, अगर अब दूसरा स्टूडेंट आएगा तो पहला स्टूडेंट तो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि x की इनिशियल वैल्यू अगर 10 है और वापस अगर आप इसे रीइनिशियलाइज करते हो तो x का लास्ट वैल्यू लॉस हो जाता है। तो सेम उसी तरह से अगर इसे मैं कहीं स्टोर करके नहीं रखूँगा तो पहला जो रिकॉर्ड आया रितेश वाला
वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा ही रह पाएगा। तो मैं साथ ही साथ इसे लिस्ट में स्टोर भी करवाता चलता हूँ। ये जो लिस्ट है ना, ये बेसिकली क्या करता है, लिस्ट ऑफ आइटम पे काम करता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट पे काम करता है। इसके एलिमेंट्स को रख सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है ना। तो मैं लिस्ट के अंदर साथ ही साथ ऐड करता जाता हूँ। तो लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए क्या लिखना होगा, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और क्या ऐड करना है, स्टूडेंट। डायरेक्ट मैं स्टूडेंट को क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही आईडी नेम जेंडर सिटी का वैल्यू है रेफरेंसली। रेफरेंसली करने का मतलब आईडी नेम जेंडर सिटी का जो वैल्यू आ रहा है उसका रेफरेंस सभी का किसके पास है, एक ही जगह इकट्ठे स्टोर है स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, और स्टूडेंट लिस्ट क्या किया, इसने पहला स्टूडेंट को स्टूडेंट लिस्ट जेनरिक के 0 इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। देखा जाए तो ये पहला जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है आपका पहला, ये कहाँ पे आके स्टोर हो गया, लिस्ट में। कौन सा लिस्ट, जेनरिक लिस्ट। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो दूसरा रिकॉर्ड आएगा और लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया डेटा रीडिंग का। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, ब्रेसेस का भी ध्यान रखना। ये वाइल लूप खत्म हुआ, यहाँ पे वाइल खत्म हुआ, फिर कनेक्शन पुलिंग का यूजिंग खत्म हुआ, अब मेरा गेट खत्म होने वाला है। तो गेट खत्म होने से पहले आपको एक लाइन लिखना होगा, क्योंकि गेट को सेटिस्फाई करना है तो स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पर रिटर्न करना होगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को क्या किया, रिटर्न करा दिया। बट ये स्टूडेंट्स कौन सा रिटर्न करेगा, लिस्ट वाला स्टूडेंट्स, ये इसे रिटर्न मत कराना, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वैल्यू किसके अंदर स्टोर हुआ, इस लिस्ट में ना। तो रिटर्न किसे करोगे, इस लिस्ट को ना, क्योंकि नाम सबका ऑलमोस्ट सेम है, बट कैपिटल स्मॉल का फ़र्क है। ये जो स्टूडेंट्स का एस कैपिटल है ना, ये हमने प्रॉपर्टी बनाया है, जिसका यूज़ मैं व्यू और मॉडल कंट्रोलर में करने वाला हूँ आगे चल करके। ये मैं मॉडल बना रहा हूँ, आगे इस प्रॉपर्टी को कहाँ पे यूज़ करूँगा, आगे यूज़ करूँगा। जबकि ये जो स्टूडेंट्स नाम है ना, ये सिर्फ इसी क्लास तक एक्सेस होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है ना। तो जो पब्लिक चीज़ें होता है ना, वही पूरा ग्लोबली एक्सेस होता है। तो ये लिस्ट सिर्फ यहीं तक एक्सेस हो रहा है, बट ये अपना काम कर दे रहा है आपके लिए, इंटरनली सारा कुछ रेडी कर दे रहा है। अब आपको प्रेजेंट ये करेगा, इंटरनली इसने सारा काम कर दिया, रिटर्न किया, बट इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉपर्टी रिटर्न किया है। यानी बाहर आप इस नाम से नहीं जानोगे, किस नाम से जानोगे, एस एज ए कैपिटल। ठीक है, तो व्यू के लिए हमने बना दिया। अब एक बार पहले हम व्यू को देख लेते हैं, फिर आगे जा कर के और भी मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ठीक रहता है। मान के चलो सारे मेथड्स बना दिया, कनेक्शन वगैरह कहीं फेल कर गया तो फिर पूरा कोडिंग किया आपका वेस्ट चला जाएगा। तो सबसे पहले व्यू बनाया, और मैंने क्या कहा था कि हर बार कोई नया काम करते हो प्रोजेक्ट में तो उसे सेव करो और बिल्ड करो। ये चीज़ आपको साथ में करते रहना चाहिए, आदत डालिए इसका, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन बन गया, मॉडल बन गया, प्रॉपर्टी मॉडल हमारा तैयार हो गया है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल प्रॉपर्टीज़। अभी दोनों क्लास को अगर एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट में एक्सेस करना होगा तो कैसे करोगे, है ना। तो इसकी बिजनेस लेयर को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट में। तो मैं एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट यानी जिसका नाम क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्ट एज मॉडल इन MVC, इसके रेफरेंस पर राइट क्लिक करूँगा। कई बार आप लोग रेफरेंस ऐड करने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। कई लोग क्या करते हैं, इधर से इधर ऐड कर दिए, इधर से इधर ऐड कर देते, फिर उस सर्कुलर रेफरेंस डिपेंडेंसी इशू आ जाता है। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। हमेशा आपको दिमाग में बात होना चाहिए कि भाई आप कहाँ से चीज़ें ला रहे हो। तो जहाँ से चीज़ें ला रहे हो और जिसके अंदर ला रहे हो ना, तो रेफरेंस उसके अंदर ऐड करोगे ना, कि जहाँ से ला रहे हो रेफरेंस वहीं पे ऐड होगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ से रेफरेंस हम ला रहे हैं, यहाँ से हम क्लास की फीचर्स को ला रहे हैं और ऐड कहाँ करना है, हमारे अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके रेफरेंस पर राइट क्लिक करेंगे, जिसके अंदर ऐड करना है, जहाँ से ला रहे हैं उसके अंदर नहीं, अदरवाइज सर्कुलर डिपेंडेंसी इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस पे जाना है, और इस बार जो डीएल ऐड करेंगे ना, ये फ्रेमवर्क असेंबली में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए 2 डीएल ऐड किया, एक हमने स्टार्टिंग टाइम में ऐड किया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए, वो हमने .NET फ्रेमवर्क असेंबलीज में गया था। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने सॉल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट में जाना है, तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। देखिए बिजनेस लेयर आ गया। अब इस बिजनेस लेयर को असेंबलीज में ढूंढोगे ना डियर, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपको DLL दिख रहा है ना, ये असेंबलीज के अंदर बने बनाए DLL है, ये प्रीडिफाइंड DLL है। बट हमने जो बनाया है ना, दिस इज़ नॉट प्रीडिफाइंड, दिस इज यूजर डिफाइंड। इसका नाम वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, अंदर का DLL का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, वो परमिशन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है।
बट आप अपने डीएलएल के नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने परमिशन आपको दिया हुआ है कि आप अपनी चीज़ों के साथ कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा खुद का डीएलएल है, तो इसके हम जाकर के यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बिजनेस लेयर को ऐड कर दिया। देखिए आप बिजनेस लेयर आ गया, तो बिजनेस लेयर अगर आ गया, डीएलएल आ गया, तो उसके अंदर का नेम स्पेस भी आ गया होगा, उसके अंदर के क्लासेस भी आ गए होंगे। तो अब स्टार्ट करें कंट्रोलर का काम, क्योंकि कंट्रोलर ही बिजनेस हैंडलर है ना, रिक्वेस्ट हैंडलर है ना, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। भाई यहाँ से आ रहा है, डेटा तैयार हो गया, रिक्वेस्ट हैंडल करेगा और रिस्पॉन्स किसको दिखाएगा, व्यू को दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर, है ना, और इसका नाम एम्प्टी कंट्रोलर लेकर के इसका नाम क्या देते हैं, आप कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट ही दे दो, ठीक है। कुछ ही देर में स्टूडेंट कंट्रोलर देखिए ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट को दिखाना है, बट दिखाने से पहले स्टूडेंट दिखाने का काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट बिजनेस लेयर, जो कि अलग प्रोजेक्ट में है। अब उस अलग वाले प्रोजेक्ट के क्लास को आपको अपने कंट्रोलर में लेना होगा ना, तो उसके लिए आप किस नेम स्पेस को इंपोर्ट करोगे, बिजनेस लेयर को। ये नेम स्पेस क्या है, जो डीएलएल क्रिएटेड है, मैंने जो डीएलएल बनाया था उसका नाम है ये, जो हमने इसका रेफरेंस अभी ऐड किया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो रेफरेंस ऐड किया बिजनेस लेयर, ये बेसिकली हमारा खुद का डीएलएल है और इसको हमने ऐड किया, फिर उसी के हमने यहाँ पे यूज़ किया नेम स्पेस को। डीएलएल के अंदर नेम स्पेस है और इसके अंदर के क्लासेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर 2 क्लासेस हमने बनाया था, किस नाम से, एक स्टूडेंट बिजनेस लेयर और एक स्टूडेंट क्लास। तो दोनों को मैं यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं स्टूडेंट बिजनेस लेयर को यूज़ किया और इसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट क्लास को भी मैं यहीं पे कॉल करूँगा, बट फिलहाल अभी चलो कर देते हैं, यहाँ पे इसके इंडेक्स में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा, चूँकि मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए तो मैं लिस्ट को साथ कॉल कर रहा हूँ उसे। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट चाहिए ना, स्टूडेंट ले लिया और इसके अंदर स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको साथ इसको आप कंपेयर मत करना। ये किसके अंदर है, स्टूडेंट बिजनेस लेयर के अंदर, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये कंट्रोलर के अंदर बना रहा हूँ। तो इनका स्कोप इसी मेथड तक है, ये लोकल वेरिएबल है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, बिजनेस लेयर डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, मैंने बताया था ना, ये स्टूडेंट आपको दिखेगा। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बनाया था स्टूडेंट बिजनेस लेयर के, वही आपको प्रेजेंट कर रहा है ग्लोबली, ठीक है। इसे आपने यूज़ किया तो इसके अंदर क्या काम हो रहा था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कराने का काम ये कर रहा है। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाएगा नहीं, यहाँ पे हैंड ओवर करेगा। अब इस हैंड ओवर चीज़ को मैं व्यू में लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको हैंड ओवर कर दूंगा। ये हैंड ओवर कर दिया, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, मैं दोबारा करता हूँ, कॉपी हुआ नहीं था शायद, चलो वापस कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, यानी आपका व्यू का मेथड बन गया मान के चलो। अब इसे देखना है तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू करेंगे और टेम्पलेट से हमें क्या लेना है, लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं। क्या लेना होगा, लिस्ट। इसके बाद देखिए मॉडल क्लास, देखो यहाँ पे आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमने काम किया तो सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। अगर काम गड़बड़ करते तो ना आपको मॉडल मिलता, ना ही आपको कुछ और मिलता। तो मुझे यहाँ पे मॉडल क्लास में क्या लेना है, मॉडल क्लास में हमको क्या लेना है, स्टूडेंट बिजनेस लेयर। और स्टूडेंट बिजनेस लेयर ले लिया। आप इस क्लास को मत लेना क्योंकि इसके अंदर मेथड्स हैं, आपको प्रॉपर्टी वाला क्लास मॉडल क्लास होता है, इसे ले लिया। और लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। थोड़ी देर में लिस्ट टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा और लिस्ट टेम्पलेट से तो पहले से ही फेमिलियर हो। कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आपको मैं दिखा चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन के लिए डॉटनेट यूज़ कर रहा हूँ, बट टेम्पलेट वगैरह एंटिटी टेम्पलेट वगैरह आपका MVC का ही है, MVC का व्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस ये यहाँ पे ना एक एक्शन लिख देता हूँ और कुछ नहीं करना है। आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिखने वाला है। इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैंने क्या कहा था, बिल्ड करना नहीं भूलिएगा। सेव किया, बिल्ड किया। अब मैं इसको रन करवाता हूँ और रन करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपको दिखेगा। अगर कनेक्शन वगैरह प्रॉपर हो गया होगा तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी 2 स्टूडेंट हमने रखा हुआ है, मोहन एंड रितेश, देखिए दिख गया बिना किसी एरर के। तो इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ रखना सही जगह पे। अगर ये चीज़ अगर मैं जल्दीबाजी में करता, बका करके करता, इधर उधर करता ना, तो कभी ये लिस्ट आपको दिखता नहीं, मतलब एरर आता, फिर एरर को सामना करना पड़ता। ऐसे में एरर का सामना नहीं करना पड़ा ना, स्टेप बाय स्टेप चले, सारा कुछ हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया।
आप सभी को समझ में आया व्यू तक? कहीं तो दिक्कत तो नहीं है ना? पूरे क्रूड एप्लीकेशन को करने में हाफ एन आवर का टाइम चाहिए। अगर आप सभी लोग कंफर्टेबल हो तो आज पूरे क्रूड एप्लीकेशन को फिनिश कर दूं, जैसा कहो आप लोग। मधु, विभूति, ये तुमने जस्ट व्यू पार्ट अभी कंप्लीट किया है, क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग 9 बजे से भी तो है क्लास। जी बिल्कुल है। तो आज के इतना ही रहने दें। मेरे को कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ तक में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि फिर इसी प्रोजेक्ट को फिर मैं नेक्स्ट डे रिप्रेजेंट करूँगा, जिसमें आपको अपडेट, डिलीट और क्रिएट तीनों चीज़ का सर वो जो आप बिजनेस लेयर बना के कनेक्शन पुलिंग का यूज किए हैं, हम्म। क्लास लेवल पर अगर उसको बना दे तो इसको क्लास लेवल पे यूजिंग इस तरीके से यूज ही नहीं कर पाओगी मधु, क्योंकि ये मेथड लेवल पे काम यूज करता है। नहीं करेंगे। वो जैसे कनेक्शन बना हाँ तो तो उस फिर टाइप वही बात हो गया ना कि अगर आप इसे क्लास लेवल पे यहाँ पे बना देते हो तो फिर रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन पुलिंग हमेशा मेथड लेवल पे चलता है, इसको क्लास लेवल बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लास लेवल पे अगर आप कनेक्शन बना दोगे तो पुलिंग कनेक्शन यूजिंग पुलिंग नहीं नहीं का लगाए। सिर्फ हाँ बिना यूजिंग लगाए फिर वो कनेक्शन पुलिंग नहीं कहलाएगा, वो लेस सिक्योर हो जाएगा। अभी ये सिक्योरिटी के साथ इसका कनेक्शन हुआ है। अगर आप एसक्यूएल कनेक्शन को यहाँ पे रख देते हो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। कि हम प्रोसीजर बनाते तब भी काम करता। अच्छा, एक लाइन में बोला था कि ये लाइन जो यहाँ पे ऑप्शनल है, इससे बिना ये काम करेगा, तो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट डालना नहीं था तो उस लाइन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उस लाइन को कमेंट मार रहा हूँ और कमेंट मारने के बाद प्रोजेक्ट को सेव किया हूँ, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो प्रोजेक्ट को सेव करना होता है। अब मैं इसको एक बार ज़रा राउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मॉडल फोल्डर को चला दिया था। स्टूडेंट इंडेक्स, यस, यानी वर्किंग, यानी वो लाइन आपको रिक्वायरमेंट के यहाँ पे नहीं है। ये लाइन की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगा? जब आप आर्गुमेंट पास करोगे। तो मैं यहाँ से इसे कम्प्लीटली हटा ही देता हूँ, ताकि आपका लाइन ऑफ कोड थोड़ा कम हो जाए आपके लिए। समझिए बात को। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न? लवली, अमित, आशिफ, विभूति, कैसे कैसे हुआ? मैं ज़रा एक बार इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, या आप लोग कोई कन्फ्यूज़न उसे क्लियर कर लो पहले। हैं? सर, मॉडल क्लास को अपने मेन पैकेज से बाहर रखने का बेनिफिट क्या होगा? यस, जैसे कई बार क्या होता है ना कि डेटाबेस किसी सिस्टम पे पड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन किसी और सिस्टम पे है, और कंट्रोलर यानी बिजनेस लॉजिक कहीं और सिस्टम पे है, और फिर ये तीनों को कंबाइन करके कोई प्रोजेक्ट फॉर्म करना है। उससे क्या होता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जब काम करते हो ना, तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इसी तरीके से फॉर्म होता है। एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारा कुछ नहीं है। अगर आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारा कुछ कर देते हो तो फिर ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर यूजर हिट्स बढ़ता है, प्रोजेक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर आपका प्रोजेक्ट लैग कर सकता है। तो इसीलिए सारा चीज़ सेपरेट किया जाए। क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न को और थोड़ा बढ़ाया गया यहाँ पे, समझ गया? यानी एप्लीकेशन के बाहर ही कर दिया गया, तो लोड थोड़ा कम पड़ा ना इस प्रोजेक्ट पे। कई बार प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि अगर मान के चलो 10 मॉडल है तो 10 मॉडल के लिए अलग अलग लेयर बना दिया गया है। तो ये तरीका होता है कि प्रोजेक्ट पे अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा प्रोजेक्ट में तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारा काम हो जाता है। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी वगैरह में जब प्रोजेक्ट बनेगा ना, तो इस तरीके से ही बनेगा। लेयर कहीं और रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर कहीं और रहेगा, है ना, व्यू कहीं और रहेगा, और सबको कनेक्ट करके आपको चलाना होगा। अभी मान के चलो ये चीज़ आ रहा है, इसको सर्विस से अगर लेकर के आना होता। कई बार क्या होता है कि ये आपने लॉजिक बना दिया और इसे सर्विस में बना करके हमने किसी को दे दिया, और उसने वो जस्ट यूआरएल को एक्सेस किया और यूआरएल के थ्रू आपके लॉजिक को एक्सेस कर लिया। तो इसीलिए कोड रिजिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको मॉडल को प्रोजेक्ट के बाहर रखा गया है। कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट लिया, उससे भी पहले हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाए हैं, 4 प्रोसीजर बनाए हैं क्रूड के लिए, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, इंसर्ट के लिए, व्यू के लिए। इसके बाद फिर हमने क्या किया, मॉडल को अपने फोल्डर से डिलीट मार दिया और यहाँ पे सॉल्यूशन पे गया, प्रोजेक्ट ऐड किया डीएलएल का, और इसके बाद क्लास ऐड किया, ठीक है। इसके अंदर मेथड बना लिया व्यू करने का, और इसके बाद फिर हमने कंट्रोलर के अंदर गया और एक लाइन का कोड लिखा। ये लाइन ऑफ कोड आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिखा देगा। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग व्यू ऐड किया हूँ स्ट्रांगली लिस्ट फॉर्म में, लिस्ट स्कैफोल्ड टेम्पलेट में। इसके बाद आपका ये डेटा दिख रहा है।
मैं इसको कॉपी करके आपको शेयर करता हूँ। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक PDF फाइल, ताकि अगर आप लोग नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये हमारा बिजनेस लेयर का फाइल है। ये हमारा मॉडल फाइल हो गया। ये हमारा web.config फाइल। और ये हमारा कंट्रोलर फाइल। व्यू तो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यू आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता है। स्कैफोल्ड टेम्पलेट है, उसके लिए स्टेप आपको डाल दीजिए, हो जाएगा। इसकी PDF बना के मैं आपको शेयर करता हूँ, और बाकी इसका जो क्रूड का बाकी पार्ट बच गया उसे आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर हम भी बताएंगे आपको नेक्स्ट डे। ये हमारा व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ADO इन MVC। ठीक है, इसे मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये फाइल आपके तक पहुंच गया। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, हैंड रिटन नोट्स वगैरह तैयार करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।